जी, असेसमेंट की बात हम कर रहे थे। अब असेसमेंट के अंदर हम डाटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं। यानी वो जो नंबर्स हमने बच्चे ने अचीव किए हैं, उन नंबर्स के ऊपर हम फीडबैक दे रहे होते हैं कि आपकी आपकी सेकंड डिवीजन है, आपकी ये वीकनेस है, कौन सा एरिया आपने ठीक किया, कौन सा एरिया आपने गलत किया, इस चीज़ को आप बेहतर करके आओ। यानी वो जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, उस डाटा की सेंस बताना। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा था आपको कि अगर आप एचबी करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं जाके लैब से, और आपको बता दिया जाए कि जी आपकी एचबी 12 है, तो एक अनपढ़ बंदा मेरे जैसा जो है, अब उसे कैसे पता चलेगा कि 12 का मतलब क्या है, कि 12 क्या है। तो जब उसके सामने लिखा होता है उस पर्ची के ऊपर कि जी आपकी जो नॉर्मल होती है वो 11 से लेके 16 तक मेल की होती है, और 11 से लेके 14 तक जो फीमेल की एचपी जो है वो नॉर्मल होती है। अब मुझे पता चल गया कि मैं 12 के ऊपर हूँ, इसका मतलब है कि मेरी एचपी जो है वो नॉर्मल है। तो ये जो सामने से एक तशरीह की हुई है, ये बेसिकली तशरीह है मेरी इसको हम असेसमेंट कह सकते हैं। यानी ये वो इंटरप्रिटेशन है जो मेरे रिजल्ट्स हैं। जब रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन हो रही हो तो उसे हम असेसमेंट बोल रहे होते हैं। असेसमेंट इज अ प्रोसेस वेयर बाय वन अटेम्प्ट टू मेजर द क्वालिटी। एक तो काम है कि इसको क्वालिटी को चेक करना, किस तरह कुछ उसको जो है वो पता है, एंड क्वांटिटी, कितनी उसको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग यूजिंग वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स। अच्छा, इसका एक और भी आपको मैं बताऊं, ये किताब कहीं एक किताब के अंदर मैंने ये पढ़ा था कि असेसमेंट बेसिकली ये है। ये तो यहाँ पे कुछ चीज मैंने आपको बता दी कि असेसमेंट बेसिकली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन है, और ये फीडबैक है और जो टीचर स्टूडेंट को दे रहा होता है। लेकिन साथ के अंदर ये भी है कि असेसमेंट डिसाइड करती है कि आपने मेजरमेंट किस चीज की और कैसे करनी है। असेसमेंट डिसाइड कर रही होती है, ये बात थोड़ी समझिएगा। देखिए, मैंने एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लेना है, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं, ये मेरी असेसमेंट डिसाइड कर रही होगी। ये क्या डिसाइड कर रही होगी? असेसमेंट ये चीज डिसाइड कर रही होगी। Assessment is a process whereby one attempt to measure the quality and quantity of learning and teaching using various assessment techniques. अच्छा, वो इंटरप्रेट द डाटा obtained through measurement। जो डाटा हमने मेजरमेंट से लिए तो उसको इंटरप्रेट करते हैं। वी अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ वीकनेस एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, के कहाँ इंप्रूवमेंट सारा। फॉर एग्जांपल वी से ही हैज अचीव्ड बेंचमार्क। अच्छा, ये बात बेंचमार्क की बार बार पूछ रहे हैं। मैंने बेंचमार्क का मतलब होता है कि एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट, ये जैसे मैंने अभी कहा ना एचबी का कि 11 से लेकर 16 तक आपकी नॉर्मल है, तो रेफरेंस पॉइंट है 16। अब उसकी बुनियाद पे मैं देखता हूँ कि आपकी 12, आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि जी पीपीएससी का पासिंग मार्क्स 40 है, 40 बेंच मार्क है। अब मैं देखता हूँ, हाँ जी आपकी, या मैं कहता हूँ सिलेक्शन के लिए पीपीएससी के अंदर आपको आपकी 80 जो है ना मार्क्स होने चाहिए रिटर्न के अंदर, आप फिर आसानी के साथ जो है ना आगे निकल जाएंगे। अब ये मेरी बात मैंने की, ये 80 बेंच मार्क है, आपसे टेस्ट लिया, आपने 70 नंबर लिए, तो 70 नंबर से मैं डिसाइड करूंगा कि आप उस रेफरेंस पॉइंट के कितना नजदीक गए हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये हमें बताता है कि बेंच मार्क के कितना हम करीब गए हैं। ही स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया, कि बंदा इस चीज में स्ट्रॉन्ग है, एंड डेफिशिएंसीज इन सम अदर एरिया, इस एरिया के अंदर वो वीक है। अचीवमेंट इज कॉल्ड, जो हम अचीवमेंट लिख कर रहे हैं तो बस असेसमेंट हम उसको बोल रहे होते हैं कि क्या क्या उसने असेस किया है, क्या उसने अचीव किया है, कितना कुछ उसे आता है, वो चीज होगी। ठीक है, अल्लाह। evaluation लास्ट, a systematic process of determining what the actual outcome are, कि एक्चुअल आउटकम क्या है, बट इट आल्सो इन्वॉल्व जजमेंट ऑफ डिजायरेबिलिटी ऑफ विद वट एवर आउटकम आर डिमॉन्स्ट्रेटेड। ये हमें बता रही होती है, ट्रेवर्स ने ये बात डेफिनेशन की है, कि हमें बताती है कि असल आउटकम क्या है, और उस आउटकम की बुनियाद किस जजमेंट की तरफ लेके जाती है। डिजायरेबल क्या जजमेंट है, यानी क्या होनी चाहिए थी, क्या है, और उसकी बुनियाद पे हम क्या जजमेंट दे सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीनेटिंग, obtaining and providing useful information for judging decision alternating, उस सारी इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हम जो फाइनल डिसीजन जजमेंट दे रहे होते हैं, डिसीजन कर रहे होते हैं, वो एवेल्यूशन के अंदर आता है। यानी एवेल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, भाई आप फेल हैं, आप अगली क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते, आप बस्ता उठाइए घर जाइए। ये क्या हो जाएगी, एवेल्यूशन हो जाएगी। वी गिव अवर फाइनल कमेंट्स, हम अपने फाइनल कमेंट्स देते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, आप पास नहीं हो सकते। फाइनल कमेंट, जजमेंट ऑफ डाटा, पास और फेल, गुड और बैड, सूटेबल और नॉट सूटेबल, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, परफॉर्मेंस कार्ड इवैल्यूएशन, जो उसकी परफॉर्मेंस है उसे हम क्या कह रहे हैं, इवैल्यूएशन कह रहे हैं। क्लियर?
उसके बाद है इसका पर्पस क्या है परीक्षण का, बेंचमार्क मतलूबा टारगेट खास मुतय्यन हद या अददी कीमत दी थी 50, यानी कौन सा बेंचमार्क किस तक उसने अचीव किया। अच्छा जी, पर्पस ऑफ एडिशन क्या है, टू डिटरमिन दैट रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर आउटकम, कि ये हमें बताती है किसी भी प्रोग्राम के हवाले से कि प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल रहा, यानी उसके असेसमेंट से पता चलेगा ना, फाइनल जजमेंट से पता चलेगा ना। मैंने आपको आईटी का सब्जेक्ट पढ़ाया, कंप्यूटर पढ़ाया, अब कंप्यूटर को बाद में नंबर आए तो उस बुनियाद पर पता चलेगा कि कंप्यूटर पढ़ाने वाला कैसा था और बच्चों ने उसको किस तरह इस सब्जेक्ट को समझा है। तो मेक रिलायबल डिसीजन अबाउट एजुकेशन प्लानिंग, और फिर इसी बुनियाद पे जो बार बार जो रिजल्ट आ रहे होंगे उसकी बुनियाद पे हम जो है वो एजुकेशन प्लानिंग के अंदर फैसले करते हैं। तो आइडेंटिफाई स्टूडेंट ग्रोथ, ये आइडेंटिफाई हो जाता है कौन बच्चा ग्रोथ कर रहा है, कौन किस एरिया के अंदर उसकी ग्रोथ कम है, कहाँ पे नॉलेज स्किल एटीट्यूड सोशल वैल्यू के अंदर वो डिक्लाइन कर रहा है। तो हेल्प टीचर डिटरमिन द इफेक्टिव ऑफ देयर टीचिंग टेक्निक, टीचर को पता चलता है कि उसकी टीचर टीचिंग टेक्निक्स कितनी फ्रूटफुल है। टू हेल्प मोटिवेट स्टूडेंट, बच्चों को मोटिवेट करने में, उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में, उनकी मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन के हवाले से ये चीजें हमें हेल्प करती हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर तो हिम्मत है, इजी है, तो और पढ़ लिया जाए, अगर हिम्मत नहीं है तो आज के लिए इतना ही काफी। आई बस थिंक सर सर आज के लिए यही। इतना ही काफी है। ओके जी ओके। सर लेकिन कल बढ़ा दें तैयार होके आगे। आइएगा, वो कल हम टैक्टिक्स यूज करेंगे कि आज के दिन पढ़ लें और संडे मंडे ट्यूसडे हम 3 दिन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हो सकता है कि वेडनेसडे वाले दिन ईद के तीसरे दिन भी छुट्टी हो जाए, क्योंकि कॉलेज बंद होना है तीसरे दिन भी। और हो सकता है मैं फिर ना आऊँ, या मुझे घर में कोई ना अगर हुआ तो मुझे वहाँ पे इजी इन्वायरमेंट मिला तो मैं घर में क्लास ले लूंगा। अदरवाइज अगर कॉलेज बंद हुआ तो फिर मैं छुट्टी करूंगा। ठीक है, कल क्लास होगी, कल जरूर होगी। और कल आपने जो है ना वो मैंने सर यही आपको आधा आज लालच दिलाया पढ़ा कि दें, आधा कल को पढ़ा दें। अगर सारा ही कल किया तो फिर शायद कवर ना हो, तो आधा आज पढ़ा दो। मैं अच्छा ये यूं है कि कल हमने 2 टॉपिक का इजाफा किया है, ये मैडम सवीना की बात जबरदस्त है। कल 2 टॉपिक का इजाफा किया, तो एक आज कर लेते हैं और एक टॉपिक जो है ना वो हम कल वाले के साथ मिला लेंगे। क्या ख्याल है दोस्तों? टैक्टिक चलें जी, पढ़ा देते हैं थोड़ा सा जो है ना वो अपना स्टेमिना बना के बैठे। है बहुत आसान सा टॉपिक, मजे का टॉपिक है, ये रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं इसके। टाइप ऑफ असेसमेंट के अंदर बात करेंगे। आप जितने बैठे होंगे ना, यकीन करें आपसे मुश्किल मैं बैठा हूँ, मैं पसीने से मेरे कपड़े गिले हुए पड़े हैं, और उसके साथ ही मेरा जहां पे मैंने ये हाथ रखा हुआ टेबल वो भी गिला हुआ पड़ा। वॉइस इशू असमत शाह साहब, सिर्फ आपको आ रहा है कि बाकी को भी आ रहा है? ये फैन का शोर बड़ा होता है, या तो एसी हो और जो है ना वो बाकी फैन का शोर होना है, और मुझे जो है ना आपको मेरी आवाज में प्रॉब्लम होना है, तो फिर मजा कोई नहीं है कि अगर आपको समझ ही ना आए तो। चलिए हम शुरू करते हैं जी। जिनका आवाज का मसला आ रहा है ना, वो यूं करे कि एक दफा ऑफ करके दोबारा आ जाए। सर ठीक है, वॉइस कोई इशू नहीं है। अच्छा, असेसमेंट की बहुत सी टाइप्स हैं, असेसमेंट चेक करना, उसके अंदर ये होता है फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, कंटिन्यूअस, पोर्टफोलियो, सेल्फ असेसमेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड और क्राइटेरिया रेफरेंस बेस्ड। और आपने ये इतनी देख के डर को नहीं जाना हो, 9 टाइप्स ये तो हमने पहली दफा सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। जो कम करने वाली है ना वो 4 है पहली, ठीक है, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट, ये 4 आपने करने वाली हैं। इनके अंदर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बाकी सिर्फ मतलब भी पता होगा तो वो काफी रहेगा। असेसमेंट कंडक्ट, अच्छा पहले मैं इसको वैसे अपने लफ्जों के अंदर बता देता हूँ। मैं क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते हुए बच्चों से मैं जो सवाल जवाब कर रहा हूँ ना, वो फॉर्मेटिव होती है। यानी देखो मैंने बच्चों को पढ़ाया, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ एक सारे मेरे अल तवज्जो भी है कि क्या और बैठे हुए ने। तो अब इस सूरत के अंदर जब उनकी तवज्जो चेक करने के लिए, या मेरी बातों की इनको समझ आ भी रही है कि कोई नहीं आ रही, तो वो उनसे पूछना। जैसे चाचू मेरे पढ़ा रहे मैथ, तो मैथ पढ़ाते हुए उसने कहा बच्चों 4 में से 4 गए तो 2 बच गए। बच्चों ने कहा 8वीं क्लास थी, उन्होंने कहा जी सर, उन्होंने कहा दोबारा कहा 4 में से 4 गए तो 2 बच गए, बच्चों ने कहा जी सर। यानी वो सारे सोए हुए थे, बस जी सर करने के लिए बैठे हुए थे मुसलसल। तो कोई ऐसी सूरत हाल ना हो अपनी क्लास में देखने के लिए कि ये सारे जो है ना वो पढ़ रहे हैं, जैसे हम कभी सेट स्टैंड करवाते होते हैं तो सेट कह के बच्चों को खड़ा करवा लेते हैं। तो इस तरह के कितने अटेंटिव है वो चीज देखने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहे होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट की डेली असेसमेंट होती है जो रोजाना के बाद हम पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीजें क्विज भी आ जाती हैं, ठीक है, जो हम क्विज ले रहे होते हैं कि, और इसी तरह जो हम टेस्ट ले रहे होते हैं,
वो भी आ रहे होते हैं, जो फौरी तौर पे वहीं पे टेस्ट ले रहे होते हैं, जो असाइनमेंट दे रहे होते हैं वो भी फॉर्मेटिव के अंदर आ रही होती है। ठीक है, ये क्विज हो गए, फॉर्मेट टेस्ट हो गए क्लासरूम के अंदर जो होते हैं, और जो हम असाइनमेंट देंगे वो भी हो जाते हैं, जो सवाल जवाब कर रहे होंगे, जो क्वेश्चन आंसर हो रहे होंगे, डिस्कशन हो रही होगी, ये सारी फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आती है। लिंक टू लर्निंग एक्सपीरियंस, ये इसका लर्निंग एक्सपीरियंस देखने के लिए उसके साथ ताल्लुक होता है। असेसमेंट, असेसमेंट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरी ऑफ स्किल, ये देखना कि बच्चों को उस जो स्किल मैं सिखा रहा हूँ उसके अंदर कितनी मास्टरी उनको हो गई है। डाटा यूज टू मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन, और फिर वो डाटा हमें बताता है कि हमें अपने पढ़ाने के स्टाइल को कितना बदलने की जरूरत है, या हम ऐसे ही पढ़ाते रहें। अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट 56%। जो असेसमेंट ओवरऑल है ना 100%, यानी जैसे हम फाइनल एग्जाम में सारा कुछ, ओवरऑल जो असल असेसमेंट 56% जो होती है ना दुनिया के अंदर, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। अगर मेरी क्लास, मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चों, बच्चों कह देता हूँ, एक तो पता ही, बच्चे नहीं मतलब देयर लर्नर्स, जो मैं आपको अब पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने की अब समझ नहीं आ रही तो बाद में कोई नहीं आना। फिर आपने नोट्स जो पढ़नी है ना, तो वो 44% होगा। वो जो मेरा पढ़ाना है इस वक्त, और इस वक्त मेरे पढ़ाने के दौरान आपका समझना, ये 56% है। और इस चीज को चेक किया जाता है फॉर्मेटिव के जरिए कि क्या समझ आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरी है सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट कोई 1 माह की, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह नहीं है कि आपने कहा जी बच्चों जी ये चैप्टर करके आना तो इसके बाद हम टेस्ट लेंगे। वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं होगा, वो सबमेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं होगा। सबमेटिव असेसमेंट वो होती है जो एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ये हम बाद में करते हैं, असेसमेंट ऑफ, फॉर और असेसमेंट एज लर्निंग की बात बाद में करेंगे। अच्छा, तो हम जो असेसमेंट हम कर रहे होते हैं एट द एंड ऑफ सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम का फाइनल एग्जाम, वो हमारा सबमेटिव असेसमेंट होती है, कंडक्टेड एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन आर टू इवेल्युएट लर्निंग आउटकम लाइक फाइनल एग्जाम, या कोई फाइनल एग्जाम हो या स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो, तो उसको हम सबमेटिव असेसमेंट, एट द एंड ऑफ ईयर होती है। स्टेट स्टेट असेसमेंट होती है, जैसे स्टेट असेसमेंट में आ गया कि जैसे मुल्क असेसमेंट कर रहा है, जैसे पीपीएससी असेसमेंट कर रहा है, जैसे फैसलाबाद बोर्ड असेसमेंट कर रहा है, जैसे कोई और फेडरल बोर्ड असेसमेंट कर रहा है, तो यानी वो स्टेट की असेसमेंट होती है। अलाइन टू कंटेंट एरिया स्टेट स्टैंडर्ड, तो वो कंटेंट भी ऐसा होता है जो स्टेट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। यानी क्लासरूम के अंदर मैं पेपर ले रहा हूँ तो मेरी मर्जी शामिल है, मेरी बायस शामिल है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ टेस्ट बनाने का, वो चीजें। लेकिन जब आपका सबमिटिव असेसमेंट होगी, वो पेपर स्टैंडर्ड होगा। जो लोग बोर्ड में जाके पेपर बनाते हैं, हमारे दोस्त अहबाब, मैं तो अभी यंग बच्चा हूँ ना, तो जो असेस 18वें 19वें स्केल के लोग जाते हैं बोर्ड का पेपर बनाने के लिए, प्रॉपर उनको ब्लूम टैक्सोनॉमी दी जाती है, उनको बताया जाता है कि इस तरह का आपने पेपर बनाना है। 4 4 बंदों से एक एक पेपर बनाया जाता है, फिर एक उनमें से लिया जाता है, एक बंदे का पेपर को सिलेक्ट किया जाता है, और उनसे हलफ भी लिए जाते हैं कि आप लोग कुछ नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। तो यानी वो पेपर स्टैंडर्ड बेस्ड पेपर होते हैं। मैयर स्टूडेंट एनुअल ईयर प्लान, अच्छा, कंपोनेंट ऑफ टीचर अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी हो जाती है और उनकी एवेल्युएशन हो जाती है। ठीक है, यानी उसके जब सबमिट असेसमेंट पता चल जाएगा ना, बच्चा, वो क्या कहता है, जॉन डेवी ने कहा था ना, स्टूडेंट अगर तुझे कुछ नहीं आता तो उसका तो उसे पढ़ाया ही नहीं गया। अगर बच्चा फेल है तो बच्चा फेल नहीं है, उस्ताद फेल है, बच्चा फेल नहीं है, उस्ताद फेल है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये होती है जिसके अंदर हम डायग्नोज करते हैं किसका क्या मसला है। डायग्नोस्टिक के अंदर ना हम पहले बच्चों से टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद हमें पता चल जाता है कि फलां बंदे के फलां फलां को फलां चीज नहीं आती, जिसको जो चीज नहीं आती वही चीज उसको पढ़ाई जाए, जिसकी जो वीकनेस है उसको क्लियर करवाया जाए। डायग्नोज करने के अंदर, या फलां बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है फलां चीज लर्न करने के अंदर, उसे डायग्नोस्टिक बोलते हैं। डायग्नोस्टिक evaluation is a type of assessment that is used to identify a student's strength, किसी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को मेजर करना, उसकी वीकनेस को मेजर करना किसी खास एरिया के अंदर, या इट इज बिगिनिंग typically given at the beginning of a unit or lesson and the result are used in मैंने मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उस चैप्टर की तमहीद बांटते हुए ही मैं बच्चों को मेजर कर लेता हूँ तो इस चैप्टर की बेसिक के मतलब किसी का पता है नहीं पता। अगर बेसिक ही नहीं पता तो मुझे उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, और किसी बच्चे को अगर बाकी को पता है किसी एक को नहीं पता तो इसका मतलब है कि ये बच्चा इस एरिया के अंदर वीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहाँ यूज होती है, स्टूडेंट हु में नीड एडिशनल सपोर्ट, इस बच्चे को एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है। डेवलप इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग प्लान, इस बच्चे को इंडिविजुअलाइज्ड जो है वो प्लान, मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर टाइम, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस, सारी बातें नहीं, हमें जब हम डायग्नोज कर लेते हैं, जब हमें शनाख्त हो जाती है कि इसका ये प्रॉब्लम है, तो सारे मसले हम हल कर देते हैं।
उसके बाद आती है प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट से मुराद होता है कि हर वो असेसमेंट जो जॉब के लिए होती है, ठीक है, जॉब मतलब आप पीपीएससी का एग्जाम देने गए हैं लेक्चरर के लिए, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो क्या किसमें गए हैं, प्लेसमेंट टेस्ट देने गए हैं। अगर आप उस टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, इसका मतलब है आप लेक्चरर एजुकेशन की सीट लेने के काबिल हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट इज अ प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमिन स्टूडेंट रेडीनेस फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स और एजुकेशनल प्रोग्राम, कि किसी भी कोर्स प्रोग्राम के लिए कोई बच्चा रेडी है। आप इंजीनियरिंग करने के लिए ई कैट का टेस्ट देते हैं, आप डॉक्टरी करने के लिए एम कैट का टेस्ट देते हैं, आप जो है वो वकालत करने के लॉ का टेस्ट देते हैं। ये सारे टेस्ट देने से इसका मतलब ये आप टेस्ट बताते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर अगर एडमिशन दे दिया जाए तो आप इसको करने के काबिल होंगे। अगर आप उस टेस्ट में फेल आ रहे हैं तो मतलब आप इसके काबिल नहीं हैं। इट्स कंडक्टेड बिफोर स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर। इस सेमेस्टर जैसे आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने जाए ना, तो आप किसी ऐसी डिग्री के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं जिसकी आपने उनका प्रॉपर क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वहां पे एमएससी कंप्यूटर साइंस करने जा रहे हैं, तो वो कहेंगे कि आपने 200 नंबर की कंप्यूटर साइंस पढ़ी होनी चाहिए। अब मैंने बीएससी के अंदर 100 नंबर की कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, 200 की नहीं पढ़ी। ऐसी सूरत के अंदर हमें वो कहेंगे कि आप हमारा एक परी परी जो है सेमेस्टर लें और उसके अंदर कंप्यूटर पढ़ें, तो फिर हम आपको इसके बाद जाके इसमें एडमिशन देंगे। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो इसे यानी ये किसी सेमेस्टर में बैठने के लिए, किसी डिग्री प्रोग्राम में बैठने के लिए, किसी जॉब में बैठने के लिए जो हम टेस्ट दे रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं। यूज फॉर ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, प्लेसमेंट क्राइटेरिया, प्रीवेंट मिसप्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर भी फाइनल है, लेकिन प्लेसमेंट है कहीं बैठने के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। प्लेसमेंट किसी आपकी डिग्री की फाइनल को नहीं है। प्लेसमेंट की बुनियाद पे सबमेटिव असेसमेंट की एक और बात बता दूं कि सबमेटिव असेसमेंट के अंदर फेलियर की सूरत में यहाँ पे एक साल जाया हो जाएगा। यानी आपने अगर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम दिया, फेल होगा तो एक सेमेस्टर और लगेगा। अगर आपने जो है वो एनुअल एग्जाम में फेल हुए तो एक और साल आपका लग जाएगा। सबमिटिव में वो होता है। और प्लेसमेंट के अंदर जो होता है वो आपका वो दोबारा हो सकता है, अगले दिन फिर दोबारा टेस्ट ले, 15 दिन बाद वो दोबारा टेस्ट ले लें। थकावट हो रही है, इसको थोड़ा जल्दी से वाइंड अप करते हैं। सर आप पंखा लगा लें, क्या पता आवाज सही आए, फिर भी चलो तजर्बा कर लेंगे किसी दिन। पोर्टफोलियो असेसमेंट, पोर्टफोलियो पहले समझते हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो होता है किसी भी फाइल, अच्छा, किसी भी शख्स का जो उसका बेहतरीन काम है उसको उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। मेरे पास एक बच्चा जॉब लेने के लिए आता है, मतलब मेरे पास एक जॉब मैंने क्रिएट की है ऑफिस असिस्टेंट की। अब ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए मैंने एक जो है वो क्राइटेरिया बताया है कि जिस जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन है, वो बंदे अपनी सीवी मेरे ऑफिस के अंदर ड्रॉप करते हैं। अब मेरे ऑफिस के अंदर आप अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं, आप अपनी सीवी के अंदर अपनी बेस्ट चीजें लिखते हैं। यानी मैंने एक ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बंदा लिया है, तो आप बताएंगे कि मेरे ये अच्छे काम है, ये प्रोजेक्ट मैंने किए हुए हैं, ये काम मैंने किए हुए हैं। तो बेसिकली पोर्टफोलियो होता है किसी भी शख्स की अच्छे कामों का रिकॉर्ड। और असेसमेंट से मुराद ये है कि उस पोर्टफोलियो को असेस करना कि वो अच्छा काम उसके क्या मेरे रिलेटेड है। यानी evaluating student learning progress and achievement by systematically collecting and analyzing sample of their work over time। यानी अगर आपने, मैंने लगता है अपनी फैक्ट्री के अंदर जनरल मैनेजर, और मैं कहता हूँ उस मैनेजर की ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने ये काम किया हो, ये काम किया हो, फला काम आता हो, फला आता हो, फला आता हो। मेरे पास सीवी आ गई, मैं अब सीवी के अंदर उनकी रिपोर्ट देखूंगा, हाँ जी इसने फला कंपनी के अंदर काम किया है, फला में काम किया है, फला में किया है, इट मीन ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर माई कंपनी, फॉर माई फैक्ट्री। तो ये होता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। किसी भी शख्स के जो उसका काम है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, ऐसे हैं, आर्ट वर्क है, जो भी माजी का उस काम का काम है, उस काम की को असेस करना और उससे जांचना कि ये बंदा मेरे लिए है कि नहीं है। इसके अंदर पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल के अंदर फर्क है। जॉब पोर्टफोलियो, डिजिटल मीडिया पोर्टफोलियो, स्टेम पोर्टफोलियो, हर तरह के पोर्टफोलियो होते हैं। अच्छा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड से मुराद ये है कि जो आपका एक टीचर स्टूडेंट का बिहेवियर मेजर करता है और वो बिहेवियर को लिखता है अपने पास और बच्चे को नहीं बताता। यानी पोर्टफोलियो एक ऐसा काम है जो जो स्टूडेंट या टीचर संभाल के रखते हैं और दोनों को पता होता है।
यानी मैंने कहा बच्चों ये अपने मिड टर्म एग्जाम है, ये जो बेस्ट पेपर है ये मैं रख रहा हूँ अपनी फाइल के अंदर, ये जो जिसका जो है ना सबसे कमजोर पेपर है रख रहा हूँ, ये पोर्टफोलियो बन रहा है। या कोई बंदा, हाँ जी आपने ये पेपर संभाल के रखने हैं, हर वीकेंड में पेपर है तो पेपर संभाल के रखते हैं, वो उनका पोर्टफोलियो बन रहा है। लेकिन एनेक्डोटल रिकॉर्ड ये होता है कि बच्चे को नहीं पता होता कि मेरे बारे में लिखा जा रहा है, और उस्ताद बच्चे के मुतालिक, उसके बिहेवियर के मुतालिक चीजें नोट करी जा रहा होता है, लिख रहा होता है उसका कि ये मतलब, अब ये जब टीचर कॉलेज छोड़ता है, ये टीचर बच्चा अगली क्लास में जाता है, तो वो उसकी जो प्रोफाइल है वो टीचर अगले टीचर को दे देता है, ताकि उसे पता चल सके कि ये बच्चा कितनी लड़ाइयाँ लड़ता है, ये बच्चा क्लासरूम के इसका एटीट्यूड कैसे है, ये कितना नालायक है, ये सच बोलता है, ये घर से काम करे, इसके क्या क्या बैग घर के अंदर क्या क्या इश्यूज है, ये सारी बातें एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर होती है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड बच्चे को नहीं पता होता मेरा लिखा जा रहा है, उसे नहीं पता क्या क्या उसके अंदर है, लेकिन पोर्टफोलियो पता होता है। ठीक है। कंटिन्यूस असेसमेंट ये होती है जो मुसलसल चलती रहती है, ये रुकती कोई नहीं है। हर महीने में टेस्ट ले रहा हूँ मैं, हर हफ्ते टेस्ट ले रहा हूँ मैं, हर वक्त जो है ना हर दूसरे दिन टेस्ट ले रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूस होती है। पोर्टफोलियो जो है बच्चा खुद तैयार करता है मोस्टली। ठीक है। टीचर भी कर सकता है, लेकिन ये स्टूडेंट या वर्कर जिसका अपना काम होता है वो अपना काम खुद तैयार करता है, अपने काम को अपने पास समेट के रखता है। लेकिन हो सकता है कि आपका सुपरवाइजर भी रखता हो, या आपका जो है वो कोई और भी रखता हो, लेकिन ये स्टूडेंट खुद रखता है। ठीक है। दिस इज कंडक्टेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यूस टाइम के बाद दिस इज समहाउ डिफरेंट फ्रॉम फॉर्मेटिव, ये फॉर्मेटिव से मुख्तलिफ होती है। और अब यहाँ पे सवाल पैदा हो सकता है आपके जहन के अंदर, मैं पहले क्लियर कर दूं कि फॉर्मेटिव और समेटिव के अंदर क्या फर्क है। फॉर्मेटिव जो होती है वो ड्यूरिंग क्लास होती है, एक क्लास की, लेकिन कंटिन्यूस होती है, मुसलसल चल रही होती है, आज भी कल भी परसों भी, एक महीने बाद टेस्ट हो रहा है, हर महीने टेस्ट होगा, हर हफ्ते टेस्ट होगा, हर 3 दिन के बाद टेस्ट होगा, ये कंटिन्यूस जो असेसमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है। ये थे हमारे आज का टॉपिक। किस किस को समझ कोई नहीं आई वो हाथ खड़ा करें। फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव होती है कि एक टीचर क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के दौरान बच्चों को जो असेस करता है कि इधर के उनको मेरे टॉपिक, मेरे पढ़ाने की समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वो मेरी बात को पिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो क्लास में बच्चों के साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। डायग्नोस्टिक होता है कि किसी बच्चे को लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम है, या हमने ये डायग्नोज करना है कि ये इस बच्चे को किस एरिया के अंदर प्रॉब्लम है, इस बच्चे को किस एरिया के अंदर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करना, उसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से इसको मसला आ रहा है, वो हम उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक बोलते हैं। यानी आइडेंटिफाई, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हम क्यों समझ नहीं आ रही इसको, इसको मैं बार बार समझा रहा हूँ क्यों पता नहीं चल रहा, इसका ये एरिया वीक क्यों है, इसकी मैथ क्यों नहीं इससे आती, तो डायग्नोस्टिक के अंदर आ जाएगा। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग क्लास हो रही होती है, कंटिन्यूस मुसलसल चल रही होती है। यानी आज मैंने अपनी क्लास के अंदर आपसे जो सवाल पूछे वो फॉर्मेटिव है। और कंटिन्यूस होता है कि हर हफ्ते में अगर टेस्ट ले रहा हूँ, और वो टेस्ट ना फॉर्मेटिव के अंदर आते हैं ना वो टेस्ट समेटिव के अंदर आते हैं, वो कंटिन्यूस असेसमेंट होती है कि हर वीकेंड पे टेस्ट होगा, ये कंटिन्यूस मुसलसल असेसमेंट जो चलती रहेगी। नहीं, कंटिन्यूस और फॉर्मेटिव मुख्तलिफ हैं। फॉर्मेटिव ड्यूरिंग क्लास है, कंटिन्यूस ड्यूरिंग सेशन है। ठीक है ना, एक एक ड्यूरिंग क्लास अगर फॉर्मेटिव कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो फॉर्मेटिव होगी। ड्यूरिंग सेशन कर रहे हैं कि हर 6 महीने के अंदर हम हर हफ्ते कर रहे हैं, हर तीसरे दिन, हर महीने असेसमेंट कर रहे हैं, तो कंटिन्यूस असेसमेंट की बात होती है। यार ये जो है ना, एक बात याद रख लें, जो है असेसमेंट और वैल्यूएशन, इन इन दो वर्ड्स के अंदर ना आए। कहीं पे डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन हो जाएगा, कहीं डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो जाएगा। असेसमेंट और एवेल्यूशन हम बस, जब हम एवेल्यूशन की बात कर रहे होते हैं तो हमारा मुद्दा होता है कि एट द एंड, असेसमेंट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग कर रहे होते हैं, तो इस चीज को आप छोड़ दें। ठीक है। ये असेसमेंट और एवेल्यूशन, क्या आप वो जो साथ में लगा हुआ लफ्ज है ना उसको देखिए। आप कभी आपने कहा है कि बच्चों आज हम आपकी एवेल्यूशन करेंगे, हम कह रहे होते हैं आज हम आपके असेसमेंट करेंगे, इनकी असेसमेंट करें, असेसमेंट का लफ्ज ज्यादा कॉमन यूज होता है। फॉर्मेटिव और बेंचमार्क असेसमेंट क्या, बेंचमार्क तो बेसिकली है कि एक रेफरेंस पॉइंट है कि जिसके ऊपर के बच्चों को कहाँ तक क्या कुछ आता है, कहाँ तक क्या कुछ नहीं आता, वो हम उसको बेंचमार्क कह रहे हैं। फॉर्मेटिव तो बेंचमार्क फॉर्मेटिव का हिस्सा होगा। देखिए बेंचमार्क एक टर्म है अलग से, आप इसका हिस्सा जिसका मर्जी बना लें, सबमेटिव का भी बन सकता है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है ना। आप इसको चाहे वो सबमेटिव का बना के 60 नंबर वाला पास है, तो 60 जो है वो बेंचमार्क है। तो बेंच अब फॉर्मेटिव में भी हो सकता है, सबमेटिव में भी हो सकता है। असेसमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है, जबकि एवेल्युएशन सिर्फ क्वालिटेटिव है।
हाँ, उसके अंदर हम डिजिट की बात तो नहीं कर रहे, तो वो तो हम एट द एंड फाइनल डिसीजन दे रहे होते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक बात। ओके। समझ कर समझ को समझना भी एक समझ है। वाह वाह वाह। शुक्रिया। सलामत रहें। इंशाअल्लाह। जी ठीक है, काफी है आज के लिए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जजाकल्ला।